हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायर एजुकेशन एकेडमी चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट सेकंड के पॉइंट डिस्कस किए थे, जो कि है रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, गुड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड स्टॉक। तो चलिए आज हम पार्ट थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपके लिए लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ गया डेटर्स। अब देखते हैं कि डेटर्स कौन होते हैं। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने हमसे गुड्स लिए होते हैं, सर्विसेज ली होती हैं, लेकिन अभी तक जो उसका अमाउंट बना है वो अभी तक उन्होंने हमें पे नहीं किया है। यानी कि उन्होंने हमसे क्रेडिट पे परचेज़ की हुई है और हमने इनको क्रेडिट सेल करी हुई है। ठीक है, बिज़नेस ने उनको क्रेडिट पे सेल दी हुई है, अपने गुड्स उनको दिए हैं या उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, लेकिन अभी तक उनसे अमाउंट जो है वो नहीं लिया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने हमसे क्या किया है, परचेज तो करी है बट क्रेडिट पे की है, अभी तक उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए हैं। और उन्हीं डेटर्स को हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया है बुक डेट। अब बुक डेट क्या होता है, कहते जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स जो होता है ना, उसको हम बुक डेट बोलते हैं। ठीक है, कि इतने कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे उधार पे गुड्स या सर्विसेज लिए हैं और अभी तक हमें पेमेंट देनी है, अभी की नहीं है, अभी हमें पेमेंट देंगे। उनके टोटल जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर है और उन्होंने जितना अमाउंट हमें वापस देना है, उनको जब हम टोटल कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बुक डेट। तो नेक्स्ट हमारा आ गया क्रेडिटर। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस ने कोई गुड्स परचेज किए हैं या सर्विसेज ली हैं और अभी तक उनको पेमेंट नहीं दी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बिजनेस ने अपने सप्लायर से गुड्स और सर्विसेज ली हैं लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की है, कुछ टाइम के बाद उसको ये पेमेंट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। और साथ में हम इनको क्या बोल सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हम बोल सकते हैं अपने क्रेडिटर्स को। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया एंट्री। एंट्री क्या होती है, कहते हैं जब भी आप बिजनेस की कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड करते हो, किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को, आइटम को रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, कोई भी आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो या सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, आपने परचेज़ की, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज़ की और उसके एक्सचेंज में जो अमाउंट आपने उनको दिया है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। अब कॉस्ट के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कार परचेज़ करी जो आपको पड़ी है ₹10 लाख की। अब आपके पास क्या हो गया, आपने इसको परचेज़ की, आपने पैसे दे के कार ली है, जो आपने अमाउंट आपने जो पेड किया है 10 लाख रुपीज़, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जब बिज़नेस से आप गुड्स सोल्ड करते हो अपने कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, यानी आपने पेमेंट रिसीव नहीं की है, आपने उसको क्रेडिट बेसिस पे अपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किए हैं और वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपको कुछ टाइम के बाद पेमेंट कर देंगे। अब इसमें आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए आप क्या करते हो, एक बिल ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक बिल को काटते हो जिसमें आपने लिखा होता है कि इस कस्टमर ने इस डेट को ये वाली मेंशन आइटम्स आपसे परचेज़ की हैं इतनी क्वांटिटी में जिसका प्राइस इतना है और इस डेट को ये आपको अमाउंट जो है, जो आपकी पेमेंट है वो आपको पे करेंगे। उसी बिल को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जब वो क्रेडिटर उस बिल को एक्सेप्ट करता है, वो मान लेता है, उसके ऊपर सिग्नेचर करता है कि येस मैंने इस सप्लायर से इस डेट को ये आइटम्स ली थी इस प्राइस पे, इतनी क्वांटिटी, मेरा टोटल अमाउंट ये बन रहा है और मैं ये अमाउंट जो है ये इस डेट को इनको पे कर दूंगा, तब वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। और जो अमाउंट आपको देना है और जो पेमेंट आपको करनी है, यानी कि जो कस्टमर है
जो पेमेंट उसको सप्लायर को देनी है वो विद इन ईयर के अंदर ही देनी है, और जो बिल्स रिसीवेबल है उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए करंट एसेट, क्योंकि जो पेमेंट दी जाती है वो विद इन 1 ईयर के अंदर दी जाती है। और जो हमारे जितने भी डेटर्स होते हैं या बिल्स रिसीवेबल होते हैं उनका जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। तो नेक्स्ट हमारा आ गया डेबिट एंड क्रेडिट। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज़ कॉल्ड डेबिट साइड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके लिए बनाया है कि ये अकाउंट एक मैंने बनाया है कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपका परचेज़ का भी हो सकता है, सेल्स का भी हो सकता है, कमीशन का भी हो सकता है, डिस्काउंट का भी हो सकता है। अब इसके अंदर आपके 2 पार्ट्स आते हैं, जैसे कि इसमें 4 कॉलम आगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं हमेशा डेबिट साइड। ठीक है, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको हमेशा हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड आ गई हम, और ये हमारी डेबिट साइड आ गई। ठीक है, डेबिट साइड को हम किससे डोनेट करते हैं? डीआर से, और क्रेडिट साइड को हम किससे डोनेट करते हैं? सीआर से करते हैं। और अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट जो है वो साइड के लिए हम यूज़ करते हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। इसको डेटर या क्रेडिटर के साथ आप कंपेयर नहीं करें। डेटर और क्रेडिटर्स अलग हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो है वो अलग है। तो नेक्स्ट हमारा आगे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल में क्या होता है, जब बिज़नेस में हम कोई परचेज़ करते हैं, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे हम किसी सप्लायर से क्रेडिट बेसिस के ऊपर हम परचेज़ कर रहे हैं, और हमने एज ए कस्टमर उनसे प्रॉमिस किया है कि हम कुछ मंथ के बाद या कुछ डेज़ के बाद सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। तो सप्लायर ने हमें एक बिल ड्रॉ करके दिया जिसमें उसने मेंशन किया कि इस डेट को इस कंपनी ने, यानी कि हमारी कंपनी ने या हमारे बिज़नेस ने इतने अमाउंट के गुड्स इनसे परचेज़ किए हैं, और हमने इनसे प्रॉमिस किया है कि इस डेट को हम इनको इतना अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। और जब वो बिल जो उसने ड्रॉ किया है सप्लायर ने या सेलर ने, जब हम वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसको हम बोलते हैं बिल्स पेएबल। और सेकंड पॉइंट इसका आ गया कि जो हमने पे करना है, इसके अंदर भी यही है रूल कि आपको विद इन ईयर के अंदर ही आपको पे करना है। आप चाहे इसे 15 डेज़ में करें, मंथ में करें, क्वार्टरली करें, हाफ ईयरली करें, लेकिन ये विद इन दी ईयर ही होना चाहिए। और बिल्स पेएबल को एज ए बिज़नेस में हम करंट लायबिलिटी मानते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया कि जो भी आपका टोटल ऑफ द क्रेडिटर्स, यानी कि जितना अमाउंट आपने अभी पे करना है अपने क्रेडिटर्स को जिनसे आपने उधार लिया हुआ है, और बिल्स पेएबल का उनका उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स पेएबल। तो नेक्स्ट हमारा आ गया वॉचर। वॉचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, जो सपोर्ट करता है आपकी एंट्री को जो आपकी बुक्स में अपीयर हो रही है। बुक्स आपकी कौन सी हो सकती है? बुक्स आपकी हो सकती है जैसे आपकी जर्नल की बुक हो सकती है, लेजर की हो सकती है, कैश बुक हो सकती है, या आपकी कोई भी सब्सिडरी बुक। अब उसके अंदर जो भी आपकी एंट्री रिकॉर्ड की होगी वो किसके बेसिस पे की होगी? वॉचर के बेसिस के ऊपर। जो आपके बिल कटते हैं ना, जो बिल्स के ऊपर नंबर दिया होता है उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन लिखी होगी कि इस डेट को इतना अमाउंट पे ये चीज़ परचेज़ हुई है या इसकी सेल हुई है, उसके बेसिस के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हुई होती हैं उसको वो रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर। नेक्स्ट आपका आ गया प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो इनिशिएट लेता है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने का, जो उसके न्यू आइडियाज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट देख के अपनी पॉकेट से वो बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करता है मनी को, या मनी वर्थ या कोई भी एसेट वो डालता है। जैसे आपको मालूम है आप कैश डाल सकते हो बिज़नेस के अंदर, या अपना कोई भी मशीनरी लेके आता है, कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, कोई भी एसेट लेके आ रहा है वो अपने साथ बिज़नेस के अंदर, और बिज़नेस का सारा रिस्क जो है वो कवर अप कर रहा है, वो तैयार है कि बिज़नेस का जो रिस्क है, अप्स एंड डाउन जो आएंगे वो उसको रेडी है फेस करने के लिए, उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं।
तो नेक्स्ट हमारी टर्म आ गई डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में वैसे आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने सुना ही होगा। डिस्काउंट क्या होता है, जब भी आप कोई गुड्स परचेज़ करते हो और आप अपने मतलब जिनसे आप परचेज़ कर रहे हो सेलर से आप डिस्काउंट मांगते हो या सेलर आपको अपनी मर्ज़ी से कोई डिस्काउंट देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई 100 रुपीज़ की चीज़ ली है और उन्होंने आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया है और एक्चुअल में वो चीज़ आपको कितनी की पड़ रही है, 80 रुपीज़ की। उसको जो 20 रुपीज़ का आपको उन्होंने डिस्काउंट दिया है, जो रिडक्शन हुई है आपके अमाउंट के अंदर, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो रिडक्शन हुई है 20 रुपीज़ की, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। नेक्स्ट आपकी इसकी क्लासिफिकेशन आ गई है। क्लासिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि जो डिस्काउंट है आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका आता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ बल्क में आप परचेज़ कर रहे हो तो ये आपको जो सप्लायर है वो आपको ये डिस्काउंट देता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लो कि आपने एक्चुअल में 2500 रुपीज़ का स्टॉक परचेज़ किया है सप्लायर से और उन्होंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया, है 5%। तो आप क्या करोगे, अब यही 2500 रुपीज़ के ऊपर जब आप 5% निकालोगे तो आपका आता है 125 रुपीज़। तो ये आपका 2500 में से माइनस हो जाएंगे 125 रुपीज़। तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट आपने जो उनको पे किया है, आपने सामान लिया है 2500 का, सामान आपने कितने का लिया है 2500 का, लेकिन अमाउंट आपने कितना पे किया है 2375 रुपीज़। इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है ये हम परचेज़ बुक के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पे शो करते हैं हम, जब आपकी परचेज़ बुक बनती है उसके अंदर हम शो करते हैं। और इसके अलावा कहीं पे भी आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो शो नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका आ गया है कैश डिस्काउंट। अब आपको मालूम है जो ट्रेड डिस्काउंट है जब आप बल्क में परचेज़ करते हो तभी आपको मिलेगा। कैश डिस्काउंट जो है अगर आप कोई भी इंडिविजुअल आइटम लेते हो तब भी आपको ये डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, गुड परचेज़ किया ₹100 का, ठीक है, आपने ₹100 का लिया, अब इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप जाते हो किसी भी शोरूम में, आप जाते हो, आपने देखी होगी विंटर सेल्स होती है, समर सेल होती है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो बिक रहे होते हैं उनके ऊपर डिस्काउंट लगा होता है कि आपको 30% ऑफ मिल जाएगा या 50% ऑफ मिल रहा है। इसी तरह जब आप को कैश डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इनको कितना मिल रहा है, 10% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 के ऊपर 10% निकालेंगे तो आपका 10 रुपीज़ आ जाएगा। 100 में से माइनस करोगे 10 रुपीज़ तो आपको 90 रुपीज़ जो है पे करना है। जो चीज़ आपने 100 की ली है उस पर आप कितना पे करोगे, 90 रुपीज़ आप पे करोगे। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा आ गया इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, जैसे कि जिन लोगों ने हमारे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है हमारे एसेट्स में, ठीक है, ये हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए, वो हमारे हो सकता है ऑनर हो सकता है बिज़नेस का, हमारे शेयर होल्डर हो सकते हैं, या जिनसे हमने लोन लिया है बैंक वाले हो सकते हैं। तो उन लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इसीलिए उनके पास राइट है, ठीक है, राइट है कि वो क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट दी एसेट। अगर कल को हमारा बिज़नेस जो है फ़ेल हो जाता है या हमें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, या हमारा जो बिज़नेस है वो वाइंड अप हो रहा है, उसको बंद करना पड़ रहा है, तो ये लोग जो हैं
इनके पास राइट है कि ये क्लेम कर सकते हैं हमारे एसेट्स के ऊपर, और जितना भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है हमारे बिज़नेस के अंदर वो पैसे ये वापस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ गया क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास दो टाइप के इसकी क्लासिफिकेशन है इक्विटी की। एक आपकी आती है ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी कौन होंगे, जैसे कि जो आपका प्रोप्राइटर है जिसने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है बिज़नेस को चलाने के लिए। एक तो आपका आ गया प्रोप्राइटर, सेकंड आपका हो गया शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को भी हम ऑनर ही बोलते हैं। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है बिज़नेस के अंदर, इसके अंदर ये लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी आ गई सेकेंड वन जो है आउटसाइडर इक्विटी। आउटसाइडर इक्विटी कौन होंगे, जैसे कि आपके बैंक वाले हो सकते हैं जिनसे आपने लोन लिया हुआ है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या तो आपके डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं जिन्होंने आपके बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इन लोगों ने जिन्होंने आपके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको हम बोलेंगे आउटसाइडर इक्विटी। और बोथ इनके पास, दोनों के पास, ओनर इक्विटी और आउटसाइडर इक्विटी जो है, इन दोनों के पास क्या है, इनके पास राइट है कि अगर कल को कुछ भी होता है तो ये आपके एसेट, जो इंटरप्राइजेस के एसेट है, ये बिज़नेस के जो एसेट है उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, ताकि जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जितना इन्होंने पैसा बिज़नेस को दिया हुआ है बिज़नेस चलाने के लिए, उसको ये वापस ले सके। नेक्स्ट आपकी आ गई, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का है। अकाउंटिंग इक्वेशन का है। इसमें क्या है, आपके जितने भी एसेट हैं, जितने भी टोटल एसेट होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के। ठीक है, कैपिटल कौन सी होगी, जो बिज़नेस ओनर ने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट की हुई है, और लाइबिलिटीज़ होगी जो बाकी बाहर वाले लोगों से हम लोगों ने बिज़नेस में उधार लिया है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। और जब इन दोनों का आप टोटल करोगे, इनको प्लस करोगे या सम करोगे, तो ये हमेशा इक्वल आएंगे आपके एसेट के। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जो इनकम आपके बिज़नेस के अंदर आती है, यानी कि जब आप कोई गुड्स को सेल आउट करते हो उसके बदले में जो आपको कैश मिलता है वो आपके बिज़नेस के अंदर आता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। इनफ्लो ऑफ कैश को आप रेवेन्यू बोलते हो, या आपकी जो इनकम जनरेट होती है बिज़नेस के अंदर, कोई भी गुड्स या सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे के उसके बदले में, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स को आप बोल सकते हो, या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपके बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं पैसे एज ए इंटरेस्ट, उसको भी आप बोल सकते हो रेवेन्यू। आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए थे, उस शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड आ रहा है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो एज ए रेवेन्यू। या तो आपको रॉयल्टी ऑन माइंस मिल रहा है, कमीशन रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है, उस सब को आप क्या बोल सकते हो, रेवेन्यू। नेक्स्ट आपका आ गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, ये टर्म उस पर्सन के लिए यूज़ की जाती है जिसकी लाइबिलिटी जो है वो एक्सीड हो जाती है ओवर दी एसेट, यानी कि उसके पास इतने एसेट नहीं है, उसके एसेट की वैल्यू इतनी नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सके, जो उसके सिर पे उधार है वो उसको मीट कर सके, अपने उधार को उतार सके, अपने कैश दे के या अपने एसेट्स को सेल आउट करके मार्केट में वहाँ से पैसे जनरेट करके, जिससे उसने उधार लिया था, जिसको उसने पेमेंट करनी थी, उसको वो दे सके। जब वो नहीं दे पाता है, जब उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ जो उसके ऊपर उधार है उसको उतार सके, उस पर्सन को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारी आ गई है बैड डेट। बैड डेट क्या होते हैं, जब बिज़नेस अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं या गुड्स जो हैं सेल आउट करता है अपने कस्टमर को ऑन द क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, क्रेडिट पे आप देते हो और उन्होंने हमें अभी तक पेमेंट नहीं की है, कुछ टाइम के बाद वो हमें पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं,
डेटर्स बन जाते हैं कि इन्होंने हमसे उधार पे सामान लिया है और कुछ टाइम के बाद ये हमें पेमेंट करेंगे। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद या टाइम होने के बाद, जिस डेट पे इन्होंने कहा था या जितना टाइम इन्होंने लिया था कि कुछ मंथ के बाद देंगे, डेज़ के बाद देंगे, अगर वो हमें पेमेंट नहीं दे पाते हैं और जो हमारा बिज़नेस है या हमारे जो सेलर है वो अपने डेटर से वो अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, वो पे नहीं कर सकते या कोई और रीज़न है, कुछ डिले कर रहे हैं या उनके पास पैसे नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट कि ये अब हमें पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और ये हमें शायद नहीं दे पाएंगे बिज़नेस में पैसे, तो हम मान लेते हैं कि ये बैड डेट हो गए हैं और ये किस्म से बिज़नेस के लिए क्या है, एक लॉस है कि हमने इनको अपने प्रोडक्ट तो दिए थे, हमने इनको गुड्स सेल आउट किए थे, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो हमें नहीं आई और वो हमारे लिए नुकसान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया डेटर्स, बुक डेट, क्रेडिटर्स, एंट्री, कॉस्ट, बिल्स रिसीवेबल, डेबिट क्रेडिट, बिल्स पेएबल, वाउचर, प्रोप्राइटर, डिस्काउंट, इक्विटी, रेवेन्यू, इंसॉल्वेंट, बैड डेट। तो इसी के साथ हमारी जितनी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी थी वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट और सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।